Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important class for the UGC NET Commerce candidate, which is very important. Now today we are talking about the most 10 important questions and one special topic, which is IFSC, Indian Financial Security Code. You know about the IFSC. सो लेट्स सी और लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो चलिए मैं बता दूं कि आज का इम्पोर्टेंट क्लास शुरू होने वाला है। तो आज 8 बजे का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का 10 महत्वपूर्ण सवाल जवाब क्या हैं, जो कि आने वाले यूजीसी नेट कॉमर्स के जो पेपर हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस में ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी जो है आप इसको पढ़ के जाओगे तो 100 कन्फर्म है कि आपको कम से कम 15 से 20 सवाल जो है 100% मिलेंगे। ऐसे सवालों की चुनिंदा सवालों को जो है आपको सामने दी जा रही है, ताकि आप आराम से इसको पढ़ करके जा सकते हो रिवीजन करके। तो उससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको कि भारत सरकार जो है नौकरी के दौरान प्रशिक्षण के बड़े पैमाने पर जो है देश के युवाओं को कौशल विकास करने जा रही है। यानी अप्रेंटिस कानून में जो है बदलाव करने की बात की जा रही है। तो क्या है अप्रेंटिस कानून, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें कहा गया है कि कौशल विकास मंत्रालय ने इस मुद्दे पर हितधारकों की राय मशवरा कर रही है और नए कानून में कंपनियों को 15% अप्रेंटिस स्टाफ को मंजूरी दी जाएगी। तो ये काफ़ी कुछ जानकारियां हैं, तो आगे भी बताऊंगा। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। परिवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में करीब 20 लाख लोगों को ठगने वाले सहकारिता समिति से कितनी राशि वसूल की है? तो आंसर आपका क्या है? कहा 365 करोड़, 400 करोड़, 330 करोड़ और 350 करोड़। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 365 करोड़ रुपया जो है सरकार ने वसूला है। तो इसमें कहा गया है कि राजस्थान और दिल्ली हरियाणा में स्थित कृषि, आवासीय, व्यावसायिक भूमि, सावधि जमा और बैंक शेष में ये थे। उसमें से कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज फार्मा, MLP, LLP, रिद्धि सिद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज फार्मा जैसे जो है संस्थाओं से वसूला गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में नियोजित एक व्यक्ति के लिए आयकर विवरण प्रस्तुत करने हेतु निम्न में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? तो आधार कार्ड, नियोक्ता के द्वारा फॉर्म संख्या 16, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक। तो खा इज द करेक्ट आंसर, यानी नियोक्ता द्वारा दिया गया फॉर्म संख्या 16। ठीक है। ऐसे पैन कार्ड का भी अनिवार्यता होती है। पैन कार्ड के बिना जो आप इनकम टैक्स जो है रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से परीक्षण को उच्च स्तरीय पदों हेतु संस्तुत नहीं किया जाता है? तो प्रस्तुतिकरण, भूमि निर्वहन, साक्षात्कार, नेताविहीन समूह चर्चा। तो ये क्या होगा आपका सवाल जवाब? तो आप सोचिए, फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो गा साक्षात्कार जो है इसमें नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर तरफ बढ़ते हैं। विनियोक्ता के दृष्टिकोण से पूंजी लागत है ब्याज दर, ब्याज मूल्य, पूंजी त्याग का प्रतिफल, स्कंद विपणी मूल्य। तो आपका ऑप्शन क्या है? ब्याज दर, ब्याज मूल्य, प्रत्याग, पूंजी त्याग का प्रतिफल, स्कंद विपणी मूल्य। तो योर करेक्ट आंसर इज ग, पूंजी त्याग का प्रतिफल, यानी कैपिटल सेक्रीफाइस का जो प्रतिफल होता है वो पूंजी लागत है विनियोक्ता के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। LIBOR, सभी इसे जो है वाकिफ होंगे। लाइबोर जिसको कहा गया, शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है या कहाँ किया जाता है? यूरोपियन बाजार में जमा दर के लिए, यूरो बाजार में ब्याज दर के लिए, लंदन में अंतर बैंक के ऋणों पर लागू जमा दर के लिए, यूरो बॉन्ड बाजार में ब्याज दर के लिए। तो क्या होगा आपका आंसर करेक्ट? ग, लंदन में अंतर इंटर बैंक के ऋणों पर लागू जमा दर के लिए जो है लाइबोर का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यदि एक औसत आय वर्ग पर मांग की लोच इकाई बराबर है तो सीमांत आय होगी इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, इकाई के एक अंश के बराबर, शून्य के बराबर। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी घ, शून्य के बराबर होती है। क्या होती है? सीमांत आय शून्य के बराबर होती है। यदि एक औसत आय वक्र पर जो है मांग की लोच इकाई बराबर हो तो सीमांत आय भी जो है शून्य के बराबर होगी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको जरूर पढ़ ले। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जब उपभोक्ता उन उत्पादों के पक्ष लेते हैं जिनकी गुणवत्ता, निष्पादन अथवा नवाचारी तत्व होते हैं, तब इसे कहते हैं विपणन अवधारणा, बिक्री अवधारणा, उत्पाद अवधारणा, उत्पादन अवधारणा। करेक्ट आंसर इज बिक्री अवधारणा। क्या होगा? बिक्री अवधारणा जो है इसे कहते हैं।
जब लोग जो है उसकी गुणवत्ता, इसके निष्पादन और नवाचारी के तत्व इसमें के बारे में पढ़ लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर के बारे लोग जो होते हैं या गुड्स के बारे में जो है कंज्यूमर डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुण साहचर्य के अध्ययन की विधि नहीं है? तो समवर्ती विचलन, अनुपात विधि, यूले विधि और कंटीजेंसी गुणांक। तो समवर्ती विचलन जो है विधि, इसके क्या है, साहचर्य गुण के अध्ययन नहीं है। बाकी सभी इसके जो है गुण के अध्ययन के, साहचर्य के अध्ययन की विधि है। अनुपात विधि, यूले विधि और कंटीजेंसी विधि गुणांक। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। किसी फर्म के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों की उसी फर्म के पिछले वर्षों के निष्पादन से तुलना को कहा जाता है। प्रवृत्ति विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, अंतर फर्म तुलना, ये सभी। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि वित्तीय विवरण पत्रों में जो उसी फर्म के पिछले वर्षों के निष्पादन की तुलना को क्या कहा जाता है? तो घ यानी ये सभी कहा जाता है। ऑल ऑफ दीज, ये सभी, प्रवृत्ति विश्लेषण भी, क्षैतिज विश्लेषण भी और अंतरा फॉर्म तुलना भी इनको कहा जाता है। तो आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से उत्पाद जीवन वक्र चक्र का एक चरण नहीं है? तो परिचय, विकास, संतुलन और पतन। तो पतन भी है, विकास भी है, परिचय भी है, लेकिन संतुलन नहीं है। बाजार संतुलन चक्र जो है नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था आज का। टॉप 10 डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरीडे आपको प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए आगे मैं IFSC कोड के बारे से जुड़ी हुई जानकारी दे दूं कि IFSC कोड है क्या, कब लागू किया गया, ये कितने अंक का होता है, ये किसका उपयोग क्या होता है। तो जनरली आप देखोगे कि आप यदि एक शहर से दूसरे शहर जाते हो और आपको किसी तरह से बैंक में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, तो उस शहर के लिए या उस इलाके का बैंक जो होता है, ब्रांच होता है, उसकी आपको IFSC कोड की जरूरत पड़ती है। यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए, RTGS के लिए आपको जो है IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप दोस्तों के द्वारा पैसा भेजना चाह रहे हो। चलिए इसके बारे में बता दूं कि IFSC का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड। इसे जनरल भाषा में हम इसे शॉर्ट कोड में IFSC के नाम से जानते हैं। यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा बनाया जाता है। यह हर एक बैंक के लिए और उसके हर एक ब्रांच के लिए यूनिक होता है। यदि यानी अगर किसी बैंक के 2 ब्रांच है तो उन दोनों का कोड अलग अलग होगा। इसमें टोटल 11 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं, जिससे पहले 4 कैरेक्टर्स बैंक का नाम दिया जाता है, 5वां कैरेक्टर 0 होता है और लास्ट 6 कैरेक्टर जो है बैंक के ब्रांच का डिटेल दिया होता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड यानी IFSC कोड या IFSC एक अक्षरांशीय कोड है जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सुविधा उपलब्ध कराता है। यह कोड भारत की 2 मुख्य भुगतान और निपटान प्रणालियों तत्काल सकल निपटान RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में भाग लेने वाली बैंक शाखाओं की विशिष्ट रूप से चिन्हित करता है। और RBI जो है इस पे IFSC कोड को लागू करवाता है और उसको बनाकर सभी ब्रांचों को देता है। तो मान के चलो कि एक क्षेत्र में, एक बस्ती में या एक गांव में जो है एक ही बैंक के 2-3 ब्रांच है, तो सभी का अलग अलग IFSC कोड होंगे। एक जिला में 4-5 ब्रांच है तो सभी का IFSC कोड अलग अलग होता है। ये बहुत ही जरूरी होता है आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। तो इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सवाल किया जाते हैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऑल कांस नोटिफिकेशन मिल सके। सो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। और मैं बता दूं कि एवरीडे 11:30 AM में टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है और एट नाइट 8 PM में UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। आप सभी जुड़ सकते हो, आपका ऑलवेज वेलकम है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन।